Now see this particular chapter. This is a one topic I've taken from sixth and seventh chapter. ये सिक्स्थ और सेवेंथ चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है and this particular concept will be helpful for both the academic years 11th as well as 12th दोनों ईयर के लिए most important topic, so please be very attentive. See, let's start with the introduction now. So scalar quantity into scalar quantity, दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन, दो स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन आपको स्केलर ही देता है, दो स्केलर क्वांटिटी के मल्टीप्लीकेशन आपको स्केलर ही देता है। जैसे मान लीजिए पावर इनटू टाइम, वो वर्क हो जाएगा, पावर स्केलर टाइम स्केलर वर्क स्केलर, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, लेंथ स्केलर ब्रेथ स्केलर एरिया स्केलर, स्पीड इनटू टाइम गिव्स डिस्टेंस, स्पीड स्केलर टाइम स्केलर डिस्टेंस भी स्केलर। तो दो स्केलर का मल्टीप्लीकेशन आपको हमेशा आंसर स्केलर ही देगा, ठीक है। दूसरा, स्केलर का मल्टीप्लीकेशन वेक्टर के साथ आपको हमेशा वेक्टर ही देता है, स्केलर का मल्टीप्लीकेशन वेक्टर क्वांटिटी के साथ आपको हमेशा वेक्टर ही देता है। जैसे कि मान लीजिए मास इनटू वेलोसिटी, वो आपको लीनियर मोमेंटम देगा, मास स्केलर लेकिन वेलोसिटी वेक्टर, तो लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर। मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, तो मास स्केलर, एक्सेलरेशन वेक्टर, तो फोर्स भी वेक्टर। फोर्स इनटू टाइम गिव्स इंपल्स ऑफ फोर्स, ये हमने इस प्रीवियस चैप्टर में देखा, तो फोर्स वेक्टर टाइम स्केलर लेकिन इंपल्स ऑफ फोर्स वेक्टर। सो अभी तक दो जानकारी मैंने आपको बताया कि स्केलर इनटू स्केलर गिव्स स्केलर, एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात थी दैट इज स्केलर इनटू वेक्टर गिव्स वेक्टर। ये समझ में आया आप सबको? यस सर। यस सर। लेकिन अब जो आपको सीखना है वो इंपॉर्टेंट सी बात, वेक्टर इंटू वेक्टर आपको स्केलर भी देता है एंड वेक्टर इंटू वेक्टर आपको वेक्टर भी दे सकता है। वेक्टर इंटू वेक्टर गिव्स वेक्टर also and vector into vector gives scalar also. This is the most important concept which we need to understand today. Now let's start with the first concept. Let us take vector into vector gives scalar quantity, और इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या तो उसे कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आपको स्केलर 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 देगा तो उसे कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट या उसे कहेंगे डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी आगे। नाउ एग्जांपल्स के तौर पर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो देखिए आपको वर्क देता है फोर्स एफ वेक्टर। बोलना इसको कैसे, इसको रीड कैसे किया जाता है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ऐसा आपको रीड करना होता है। F vector dot D vector is work. F vector dot D vector is work. Then F vector dot V vector gives P. ये हम इसी चैप्टर में सिक्स्थ चैप्टर में सीखने वाले हैं। F vector dot V vector gives P, यानी कि पावर स्केलर, वर्क भी स्केलर। फिर ये 12th की दो क्वांटिटीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, अभी बोल रहा हूं मैं। सी 11th स्टैंडर्ड तक हम एरिया को स्केलर मानते हैं, लेकिन जैसे ही 12th में आएंगे हम एक नया क्वांटिटी सीखेंगे, एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ज्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे उसमें, वो अब नेक्स्ट ईयर जाएंगे।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको फ्लक्स देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो स्केलर क्वांटिटी। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डॉट उसका डॉट प्रोडक्ट लो एरिया वेक्टर के साथ, तो वो आपको देगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये दोनों फ्लक्स स्केलर है कि वेक्टर, जो दोनों फ्लक्स है, अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दोनों टाइप के फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी ही होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतनी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ये जो बाकी की जानकारियां है यहाँ पर इसके नीचे, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अभी नहीं। बराबर, तो अभी एक ही कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कैसे स्केलर और कैसे वेक्टर और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन आपको स्केलर देता है, वही हम आज सीखते हैं, वही आज हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, वो आज डिटेल में सीखते हैं, वो आज डिटेल में सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। When two vector quantities are multiplied such that the answer is a scalar quantity, it is called a scalar product of two vectors. Since it is denoted by a dot, it is also known as dot product. ठीक है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दे दी थी। अब आगे बढ़, scalar product of two vectors obtained by multiplication of magnitude of any one vector with the component of other vector parallel to the first vector। देखते हैं क्या बताया इसमें। तो देखो, मान लीजिए दो वेक्टर्स हमारे पास है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। तो देखिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर। अब जैसा ए वेक्टर है वैसे मैंने ए वेक्टर यहाँ पे बना दिया, और जैसा बी वेक्टर है वैसे बी वेक्टर मैंने यहाँ पर बना दिया। नाउ लेट अस इमेजिन कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो आप देखिए, अगर ये बी वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है और अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये बी वेक्टर है और अगर ये एंगल थीटा है, तो बी वेक्टर का एंगल से कंपोनेंट कौन होता है हमेशा, बी वेक्टर का एंगल से कंपोनेंट कौन होता है हमेशा, बी वेक्टर का एंगल से कंपोनेंट कौन होता है हमेशा, कॉस के साइन, भूल गए। cos एसी मैंने सिखा था ना आपको, एसी, एसी का फुल फॉर्म क्या था जी, याद है किसी को? ये भूल गए फिर से आप लोग? सर मुझे कंफ्यूजन होता है थीटा में, मतलब कॉस थीटा कौन से साइड ले सर? इसीलिए तो मैंने पूछा कि एसी का फुल फॉर्म बताओ। कोई नहीं बता रहा है एसी का फुल फॉर्म मुझे। सब लोग भूल गए ना? दो रिप्लाई है, चलो दोनों करेक्ट है। तो एंगल से हमेशा कॉस होगा, एंगल से हमेशा कॉस होगा। देवम भाई देखिए और बताइए, क्या ये रेड कलर वाला बी वेक्टर है? यस सर। क्या ये ब्लू कलर का एरो ए वेक्टर है? यस सर। उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है? यस सर। तो ये एंगल रेड कलर का ब्लू कलर के वेक्टर पर, रेड कलर का वेक्टर के रिस्पेक्ट से ब्लू कलर के एरो के ऊपर कौन सा कंपोनेंट आएगा, मतलब ये एंगल से कंपोनेंट हुआ, यानी एडजेसेंट कंपोनेंट हुआ।
तो एडजेसेंट कंपोनेंट को हमेशा कहते हैं कॉस फंक्शन। एडजेसेंट कंपोनेंट को हमेशा कहेंगे कॉस फंक्शन। सर मेरे को तो अभी भी नहीं समझ में आया, तो कोई बात नहीं। ये 2 डायमेंशन सिस्टम दिया, ये मैंने रेड कलर का एरो लिया, हाँ, तो ये एंगल थीटा हो गया। तो एंगल से कंपोनेंट ये आ जाएगा कॉस, और कॉस को परपेंडिकुलर ये ब्लू वाला आ जाएगा साइन। तो देवम भाई, क्या थीटा के सामने वाला साइड यानी अपोजिट वाला साइड साइन है? यस सर। थीटा के अपोजिट में साइन है, यस सर। और एडजेसेंट में कॉस है, यस सर। इसीलिए उसका फुल फॉर्म आता है एडजेसेंट से कॉस। अब गया दिमाग में? सर। तो बी वेक्टर का एंगल से कंपोनेंट लेते हैं ए वेक्टर पर, तो वो बी कॉस थीटा। वैसे ही सिमिलरली उल्टा जाओ, उल्टा अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है ना, तो उल्टा जाओ, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर पे कौन? तो ए कॉस थीटा। जैसे आप रेड कलर से देख सकते हो कि ए कॉस थीटा बी वेक्टर के डायरेक्शन में है, और ब्लू कलर से देख सकते हो कि बी कॉस थीटा ए वेक्टर के डायरेक्शन में है। यानी हमेशा ऐसा होगा कि पहले वेक्टर की डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट हमेशा आपको मिलेगा। तो देखिए ए वेक्टर के डायरेक्शन में बी कॉस थीटा है, और बी वेक्टर के डायरेक्शन में ए कॉस थीटा है। हा या ना? पता चला कि नहीं सबको? हा या ना? हा या ना? हा या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. भाई सब लोग अभी मुझे कंफर्मेशन के लिए बताओ, सब लोग जाग रहे हो कि सो रहे हो? बोलो, ऑडियो में कुछ बोलो। हाँ हम जाग रहे हैं, नहीं हम सो रहे हैं। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका सिंबल देखिए आप, ए वेक्टर बीच में डॉट रखा है, डॉट बोलना भी डॉट ही है, कोई भी इसे इंटू पिंटू चिंटू नहीं भूलेगा। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, बराबर, ऐसा कुछ भी इंटू पिंटू चिंटू चाहिए ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, that can be given as magnitude of any vector into the component of other vector in the direction of first vector। तो मैंने लिया कंपोनेंट किसका? ए वेक्टर का। तो अरे मैग्नीट्यूड किसका लिया? ए वेक्टर का। तो कंपोनेंट किसका लेना पड़ेगा? बी वेक्टर का। किसके डायरेक्शन में? जो पहला वेक्टर था वो, यानी ए वेक्टर के डायरेक्शन। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी ए एज इट इज, और दूसरे वेक्टर का कॉस कंपोनेंट बी कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा। ये एक तरह से का रास्ता था, ये पहला रास्ता है। क्या मंजिल पर पहुंचने के लिए हमेशा एक ही रास्ता होता है? नहीं, दूसरा भी रास्ता हो सकता है कभी कभी। तो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि पहली बार मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिया था, तो दूसरी बार मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ले सकता हूँ। पहली बार मैंने कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर लिया था इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो दूसरी बार मैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ले सकता हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर यानी बी, लेकिन कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कौन? तो ए कॉस थीटा। अरे मल्टीप्लीकेशन में ए बी कॉस थीटा लिखो कि बी ए कॉस थीटा लिखो, बात तो सही है ना यार, बात तो वही है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अल्टीमेटली आपको क्या देगा? ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको अल्टीमेटली क्या देगा? ए बी कॉस थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? कोई भी डाउट है तो अभी भी आप लोग मुझे पूछ सकते हो। कोई भी अभी डाउट है इस पर्टिकुलर पेज पर तो आप लोग पूछ सकते हो। सर बोलो सर आप वो डेफिनेशन में ऐसा है बोलो। कि
डेफिनेशन में ऐसा है कि टू वे सर सुन रहा हूँ, बोलो। सर वो जो ऊपर डेफिनेशन में टू वेक्टर्स क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाई सच दैट आंसर इज स्केलर क्वांटिटी, तो वो तो वेक्टर भी हो सकता है ना, तो वो भी डॉट डॉट स्ट्रक्चर होता है। वो अभी आधा नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ देवम भाई, बाकी का आधा नॉलेज नेक्स्ट क्लास में। दो अलग कंसेप्ट है, उसमें से सिर्फ पहला कंसेप्ट हम समझ रहे हैं आज। नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। वो तो तू बोल रहा है कि वेक्टर आएगा, हाँ आएगा, बट वो अभी नहीं सीखेंगे। एक साथ दो नई लैंग्वेज हम नहीं सीख सकते ना देवम भाई। फ्रेंच और जर्मन दोनों एक साथ सीख सकते हैं, हमको कंफ्यूज हो जाओगे ना। इससे पहले एक ही लैंग्वेज सीखते हैं, आज फ्रेंच सीखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जर्मन सीखेंगे, ठीक है। तो ये था डॉट प्रोडक्ट। अब उसकी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है और प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है तो देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ, दैट मींस a वेक्टर डॉट b वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर। दूसरा प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ए वेक्टर डॉट इनटू ब्रैकेट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर गिव्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। आई थिंक सो लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने ये तीन लॉ तो पढ़े ही होंगे ना यार, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, हाँ या ना? yes sir, हाँ, तो उसमें से डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। फिर तीसरा पॉइंट, तीसरा प्रॉपर्टी, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। क्या है देखते हैं इसमें, कि जब थीटा जीरो होगा, थीटा जीरो यानी कॉस थीटा कॉस जीरो तो वन होता है। अब थीटा जीरो होना मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे होंगे, तो पैरेलल होंगे। दो वेक्टर पैरेलल तो उनके बीच में एंगल कितना, दो वेक्टर पैरेलल तो उनके बीच में एंगल कितना, अरे दो वेक्टर पैरेलल तो उनके बीच में एंगल जीरो। लेकिन कॉस थीटा कॉस जीरो तो वन होता है। तो हमने आगे क्या सीखा था कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलता है, क्या देता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो आपको देता है ए बी कॉस थीटा। तो उसमें से कॉस फंक्शन का तो वैल्यू आपने क्या बताया, वन। रह क्या गया ए बी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको दे देगा प्लस ए बी, क्योंकि कॉस थीटा कॉस जीरो तो प्लस वन होता है ना। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का पॉजिटिव कब हो सकता है, जब दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए, बराबर। अब अगर मान लीजिए दोनों एंटी पैरेलल होंगे, तो दोनों एंटी पैरेलल मतलब थीटा 180 होगा, तो दोनों एंटी पैरेलल मतलब थीटा 180 होगा, तो माइनस ए बी। तो दोनों वेक्टर्स अगर एंटी पैरेलल होंगे तो cos थीटा cos 180 माइनस वन हो जाएगा। तो आपका डॉट प्रोडक्ट का आंसर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा माइनस ए। फिर फोर्थ पॉइंट, अगर थीटा 90 हुआ तो थीटा 90 हुआ तो थीटा 90 हुआ तो थीटा 90 होगा तो cos थीटा cos 90 हो जाएगा जीरो। मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर जब परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपको आंसर दे देगा जीरो। उनका डॉट प्रोडक्ट आपको आंसर दे देगा जीरो। बोलो, चार पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इन चार पॉइंट में से आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे। चार में से कोई डाउट है? no sir, नो सर।
चलिए तो फिर फिफ्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए हमें पता है कि आई कैप जे कैप के कैप क्या है। आई कैप जे कैप के कैप है एक्स वाई और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स, और ये हमने फोर्थ चैप्टर में सीखा ही है। क्या होगा अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप सॉल्व करूंगा, तो आई कैप डॉट आई कैप सॉल्व करने से आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड और दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 1। ये नहीं समझ में आया सर? अरे यार ऐसी बात है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा, बराबर। ए बी कॉस थीटा लिखो कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, एक ही तो बात है। तो अब आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर कौन है? आई कैप। तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू द एंगल बिटवीन बोथ दिस वेक्टर। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल तो क्या है? आई कैप दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0। और आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये तो यूनिट वेक्टर है यार, उनके मतलब यूनिट वेक्टर का मतलब ही तो मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 1 होता है, बराबर। तो आई कैप डॉट आई कैप 1 मिला, जे कैप डॉट जे कैप 1 मिला, और के कैप डॉट के कैप भी 1 मिला आपको, बराबर है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप लूंगा, तो आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना होता है? आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। कॉस थीटा कॉस 90 कितना? 0, और एनीथिंग इनटू 0 यानी कितना होगा? 0। तो आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल थीटा 90 होता है ना, कॉस थीटा कॉस 90 0 होता है। तो आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट के कैप में भी वही बात, दोनों के बीच में थीटा 90 कॉस थीटा कॉस 90 0। के कैप डॉट आई कैप के बीच में भी वही बात, दोनों के बीच में थीटा 90 कॉस थीटा कॉस 90 0। जो बात यहाँ पर है वही तो उल्टा करो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा फिर से क्या आ जाएगा? ये आई कैप डॉट जे कैप था तो हम जे कैप डॉट आई कैप ले रहे हैं, ये आई कैप डॉट के कैप था तो हम के कैप डॉट आई कैप ले रहे हैं, ये जे कैप डॉट के कैप था तो हम के कैप डॉट जे कैप ले रहे हैं। बात तो वही है ना यार। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो के पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैच तो वही रहा ना। तो वैसे आई कैप डॉट जे कैप लो के जे कैप डॉट आई कैप लो, बात तो वही है। आंसर आपका 0 ही मिलेगा। तो इसका कंक्लूजन ये है स्टूडेंट्स कि लाइक टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट में लाइक टर्म्स यानी आई कैप जे कैप के कैप, तो डॉट प्रोडक्ट में लाइक टर्म्स का आंसर 1 मिलता है, और अनलाइक टर्म्स का आंसर आपको 0 मिलता है। ये फोर्थ पर्टिकुलर पॉइंट सिर्फ आपको पता चला कि नहीं? फोर्थ पर्टिकुलर पॉइंट आप सबको पता चला कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस तो 2 पॉइंट बाकी है, देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि ए वेक्टर जो है मान लीजिए ए वेक्टर है, उसे भी अब 3 डायमेंशन में लेता हूँ, 3 डायमेंशन में। तो कैन आई राइट ए वेक्टर एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, where ax is x component of a vector, ay is y component of a vector, and az is z component of a vector. Similarly, b vector can be written as bxi cap plus byj cap plus bzk cap. So these are the a vectors and b vector. अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो,
अब डॉट प्रोडक्ट यानी नॉर्मल मैथमेटिक्स में लेते हैं ना, वैसा लेते हैं। देखिए ये पूरा ए वेक्टर और ये पूरा बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लो तो 3 के मल्टीपल्स में अगर आप लोगे तो पहले मैं ए एक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स इंटू बी वाई और ए एक्स इंटू बी जेड। तो देखिए पहला टर्म ए एक्स बी एक्स ट्राई कैप डॉट आई कैप, ए एक्स बी वाई ट्राई कैप डॉट जे कैप, ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। ये पता चला कैसे आया मल्टीप्लिकेशन? Yes, sir. लो सिर्फ एक को ही पता चला। Yes, sir. दो, तीन, वेदांत भाई पहले वाले टर्म को दूसरे तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई मैंने किया है, यानी ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट को बी वेक्टर के एक्स वाई और जेड से तीनों से मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली ये तो मैक्स में आप करते ही हो। अब y कोऑर्डिनेट y ए वाई मल्टीप्लाई करूंगा मैं पहले ए एक्स बी एक्स के साथ, फिर बी वाई के साथ, फिर बी जेड के साथ। सिमिलरली मैं ए जेड को मल्टीप्लाई करूंगा पहले बी एक्स के साथ, फिर बी वाई के साथ, फिर बी जेड के साथ। तो हो गए ना 3 इंटू 3 9 टर्म्स। समझ में आया आपको अभी कि अभी भी नहीं? Yes, sir. तो इसमें आपको ये पता चलेगा, हमने आगे सीखा कि अनलाइक टर्म्स का आंसर तो 0 ही होता है, लाइक टर्म का आंसर सिर्फ होता है 1। तो कहाँ पर है, क्या कौन से टर्म्स लाइक है? तो ये लाइक टर्म, ये लाइक टर्म, ये लाइक टर्म, लेकिन ये अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म, ये अनलाइक, ये अनलाइक, ये भी अनलाइक और ये भी अनलाइक। तो ग्रीन कलर के शेडिंग से मैंने जितने बताए वो लाइक टर्म है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, और रेड कलर के शेडिंग से सारे अनलाइक टर्म है तो उनका आंसर 0 आ जाएगा। तो 9 टर्म्स थे मेरे पास, 9 में से 6 टर्म के आंसर 0, 3 टर्म के आंसर 1 मिलेंगे। तो डेल्ट मीन्स अल्टीमेटली आप देखकर बताइए। तो देखिए तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, रह गया एक्स बी एक्स, फिर जे कैप डॉट जे कैप 1 हो गया तो रह गया बी एक्स बी वाई बी जे बी वाई ए वाई बी वाई, और जे कैप के कैप डॉट के कैप 1 हो गया तो रह गया ए जेड बी जेड। बराबर। तो देखिए आपका डॉट प्रोडक्ट का फाइनल आंसर क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट का फाइनल आंसर आता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। बराबर। और अब आखिरी पॉइंट बाकी है कि एंगल कैसे फाइंड किया जाए दो वेक्टर्स के बीच में। तो हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर अभी तो हमने देखा भाई, डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट का आंसर आता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो वही तो मैंने यहाँ पे देखा, देखिए ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह पे पहले मैंने ए वेक्टर रखा, डॉट बी वेक्टर रखा, लेकिन उसके बाद हमने सॉल्व तो किया इसके ऊपर कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और ए वेक्टर नीचे मैग्नीट्यूड है ए बी का, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? तो ए हमने लिखा था ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर, यानी रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, तो दैट विल बी योर cos थीटा।
चलिए स्टूडेंट्स, अभी के लिए आपको ऐसा लगेगा यार बहुत डिफिकल्ट है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, पर ये मैंने आपको एक ही बार समझाया। ऐसा होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से ये पूरा एक बार आपको समझाऊंगा, और फिर आपको ये 2 से 3 बार तो मिनिमम लिखना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 बार। फिर कोई बोलेगा "यार, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो एक ही बार लिखने में सब कुछ आ जाता है", तो सॉरी प्लीज, यू आर रॉन्ग। at least this particular topic you have to write 2 times। 2 बार तो सबको लिखकर मुझे सबमिट करना पड़ेगा, दैट इज कंपल्सरी। नहीं लिखोगे तो आपका ही लॉस होगा, नहीं लिखोगे तो आपका ही लॉस है, इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। तो समझो, जितना समझोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये मैंने एक ही बार आपको समझाया, ऐसा होगा तो नेक्स्ट क्लास में ये पूरा फिर से मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको, लेकिन 2 बार एटलीस्ट लिखकर आप मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले आपका ये वर्क मुझे सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देवम भाई प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग।